अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे हम अभी कुछ दिन पहले ही अपना वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स का, वर्क पावर एनर्जी का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कांस्टेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं। ओके, फिर उन कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से कौन सा कंपोनेंट हमें पता है ना, उसका जो है एक्स कंपोनेंट जो है एफ कॉस थीटा, वो जो है उसकी फोर्स जो है अप्लाइड होती है उस ऑब्जेक्ट पे, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है, दैट कॉस वर्क। और जो साइन वाला कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, उसका कोई रोल नहीं होता टू मूव एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसी के साथ हमने कुछ नोटेबल पॉइंट भी देखे थे, और जो है वर्क के डिफरेंट केस, लाइक पॉजिटिव वर्क कब होता है अगर पैरेलल है, मतलब थीटा हमारा जीरो होगा। अगर नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव मतलब एंटी पैरेलल केस में होगा। और जीरो वर्क 90 परपेंडिकुलर के केस में होता है। ये तीनों केसेस हमने देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, क्योंकि हमने उसमें वर्क डन बाय कांस्टेंट का हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी निकाला था, जिसमें हमने टोटल वर्क डन एरिया कैलकुलेट करना सीखा था, रेक्टेंगल का किस तरह होता है, ट्राइंगल का किस तरह होता है। नाउ आज हमें जो पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। नाउ पहले तो बात आती है व्हाट इज वेरिएबल फोर्सेस। बहुत ही सिंपल सी वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है। वेरिएबल वर्ड मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में, और कोई भी अदर वेरिएबल लिया हो तो आप उसके सामने देखोगे तो आपकी मतलब आपकी जो डिस्प्ले, आपकी जो फोर्स होगी वो चेंज हो रही होगी। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जो टाइम होगा इसके रिस्पेक्ट में ये फोर्स इस साइड है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो आप फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, मतलब ए टू बी जाने में यहाँ पे फोर्स चेंज हो रही है, वेरिएबल हो रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अगर मैं ये फार्मूला लिखता हूँ, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, तो क्या ये करेक्ट होगा? तो मैं कहता हूँ ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है एफ डी, और अगर आप एफ डी कॉस थीटा भी लगाते हो तो वहाँ पे भी ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब कांस्टेंट फोर्स नहीं बची, और डिस्प्लेसमेंट भी अब मतलब उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी। तो अब यहाँ पे एंगल थोड़ा चेंज होगा, तो मतलब जो है वर्क का वर्क भी चेंज हो सकता है। तो अब हम इसमें फोर्स हमारी वेरिएबल है। तो अब हमें इसमें क्या करना है? अब हमें जो है देखना है कि जो हमारी फोर्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के रिलेवेंट चेंज हो रही है, तो इसका इसका एक जो ट्रिक होती है वो होता है इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, इसको पहले थोड़ा सा हम अलग एक पेज पे समझ लेते हैं। ओके, पेज लिमिट यहाँ पे नहीं है हमारे पास। ओके, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन मेथड में आपको इन सिंपल इस तरह समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये मान लो ये एक एरिया है, इसके अंदर जो है अलग मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी अलग अलग फोर्स की। यहाँ पे 5 न्यूटन, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30। अब मुझे इन अलग अलग फोर्सेस को मैं कहाँ तक लिखूंगा? ओके, बात तो सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट सपोज करता हूँ x1, और यहाँ एक पॉइंट सपोज करता हूँ x2। इंटीग्रेशन मेथड में इस पॉइंट तक मैं जितनी स्ट्राइप्स काट सकता हूँ, ऐसे छोटी छोटी छोटी, मतलब डेल्टा एक्स आप स्ट्राइप्स काट लो। डेल्टा एक्स स्ट्राइप मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्ट्राइप काटी इस तरह से इसमें। अब वो स्ट्राइप की जो विड्थ होगी, इस तरह से आप देख सकते हो ये विड्थ है। ये विड्थ कितनी है? डेल एक्स है। डेल एक्स मतलब डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा एक्स है ये इसकी विड्थ है। और इस तरह से एरिया का अब हम इन सब का एरिया फाइंड कर लेंगे। इन सब का एरिया फाइंड कर लिया आपने, मतलब ग्राफ के अंदर आप एरिया फाइंड कर लोगे, मतलब आपको वर्क डन मिल जाता है। अब ये फोर्स वैरी कर रही है कहाँ से कहाँ तक? x1 से लेके xn तक, मतलब कोई भी नंबर हो, 100, 200, 300। और जितनी ज़्यादा स्ट्रिप्स आपकी कटी हुई होंगी, मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रिप्स आप बनाओगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि उतनी ज़्यादा आप इजीली फोर्स को मतलब जो है मतलब कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अब यहाँ पे फोर्स चेंज नहीं हो रही होगी। अब हम यहाँ एक एजम्पशन लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इधर फोर्स है, तो इधर फोर्स हमने जो स्ट्रिप काटी है, इधर फोर्स 5 न्यूटन की लग रही होगी इस पूरे पे, तो इधर कांस्टेंट हो गई। फिर इस पे 10 की लग रही होगी, तो इस पूरी स्ट्रिप पे कांस्टेंट हो गई। तो अब इससे हमारी फोर्स क्या होगी? कांस्टेंट। हमने उसको एक नंबर से लेके एक नंबर तक डिवाइड कर लिया। अभी हमने क्या किया, ये इसका टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन आपको फॉर्मूला पता है। हम क्या करेंगे, वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट में क्या करते हैं हम, एक मतलब जो है इसमें हम कह सकते हैं एक लिमिट ले लेते हैं भाई। ये इनिशियल लिमिट है, ये फाइनल लिमिट है। हमारी इनिशियल लिमिट क्या थी? 1। हमने 1 से स्टार्ट किया, और फाइनल लिमिट 100, 200, 1000, 2000, 5 मिलियन, 6 मिलियन, जितनी आगे लेके जा सकते हो। तो आप जो है अपनी लिमिट रख सकते हो, और उतना एक्यूरेट आपका वर्क डन आएगा।
इन द वेरिएबल फोर्सेस। तो वेरिएबल फोर्सेस के केस में आप इंटीग्रेशन करते हो, और इंटीग्रेशन एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है। अगर आपको यूट्यूब पे भी जाते हो तो आपको इसको मतलब जो है ये आपको एक दिन में समझने वाला टॉपिक नहीं है। ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। कुछ मतलब जो है बच्चे इसमें बायोलॉजी के कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। अगर आपको इसके कुछ 10-15 केसेस भी इसके बारे में पता है ना, तो आपको लिए ईजी हो जाता है इसको सॉल्व करना। लेकिन वैसे ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आता है। इसका सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन मेथड का, लाइक दिस। और जो है इसका कॉस कंपोनेंट किस तरह बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में थोड़े से 3 पॉइंट लिखे हुए हैं कि भाई हम अलग अलग से डिस्प्लेसमेंट कट करेंगे, उन सबको इंटीग्रेट मतलब ज्वाइन कर लेंगे, मतलब उनका एक तरह से समेशन कर लेंगे, और समेशन की एक लिमिट रखेंगे। यहाँ पे एक मतलब जो है फाइनल लिमिट, और यहाँ पे इनिशियल लिमिट, और ये हमारी जो है डिस्प्लेसमेंट में चेंज। अब ये फोर्सेस, वेरिएबल फोर्सेस की कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, लाइक स्प्रिंग फोर्स, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स। ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है। ओके, ऐसी फोर्सेस जो मतलब चेंज होती रहती हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स का आपको कैसे पता चलेगा? कंजर्वेटिव फोर्स का आपको एक तो सबसे अच्छा वे आपको ये पता चलेगा, जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्स होंगी ना वो पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को आप छोड़ दो, लेकिन फ्रिक्शनल जो होंगी, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जो है कंजर्वेटिव नहीं है, वो नॉन कंजर्वेटिव है। इसलिए आपने कभी भी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं सुना होगा, और ऐसा कोई कंसेप्ट होता भी नहीं। ना वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस हमारा कंप्लीट होता है। बहुत इजी छोटा सा टॉपिक है, इसमें सिर्फ आपको इंटीग्रेशन मेथड आना चाहिए। नाउ अनदर थिंग इज काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, आपने 9th में भी पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ते मतलब आ रहे हो इसके बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि भाई एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, वर्च्यू ऑफ इट मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इन सिंपल बात की जाए तो भाई एनर्जी कभी भी आपको, जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, बस चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। अब ये आपको पता होना चाहिए, हम जो भी वर्क डन करते हैं इन हॉरिजॉन्टल, जिसमें एक मूवमेंट हो रही हो, जिसकी एक वेलोसिटी हो, वो एक मास कंटेन करे, मतलब उस बॉडी में एक मोमेंटम हो। अब वो जो बॉडी मोमेंटम में है और उस पर जो वर्क डन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये जहाज़ है, बल्कि जहाज़ से अच्छी एग्जाम्पल ये बच्चा है, इसके हाथ में ये बॉल है, इस बॉल का एक मास होगा। ओके, इस बॉल का आप इसको थ्रो करोगे, इसकी एक वेलोसिटी होगी, तो मतलब इसका एक मोमेंटम हुआ, क्योंकि पी इज इक्वल टू एम वी। इसका मोमेंटम है, सही है, ये एक मोमेंटम पी से मूव कर रहा है। लेकिन इस ये एक मोमेंटम की वजह से वर्क भी डन हो रहा होगा इसकी वजह से, क्योंकि एक फोर्स लगी इस पर, ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। वो जो वर्क है वो वर्क किस फॉर्म में जाके कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी। वो जो मूवमेंट दिख रही है ना उस वर्क की वजह से, दैट्स ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। आप इसको ये भी कह सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी हम आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मोशन में करता हुआ दिखे, मोशन करता हुआ दिखे, तो उसके मोशन का जो बिहाइंड जो रीज़न है वो काइनेटिक एनर्जी है, बट उस पर जो अप्लाई हुआ है वो वर्क हुआ है, जिसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी आई है। सिमिलरली अगर ये बंदा, अभी इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो रही है, अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जितनी देर तक स्टोर होती रहेगी, उसके बाद ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से ये तीर जो है, ये एरो आगे जाके हिट करेगा, मूव कर रहा है, क्योंकि एक एनर्जी से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई। तो जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रही है, तो वो मूवमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई है। और मूवमेंट हुई किस वजह से? क्योंकि उस पर वर्क डन हुआ, उसमें वो वर्क डन इस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी की अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के वर्क डन किया तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, और वो अब आप देख सकते हो तीर आपका मूव कर। इसी तरह कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। ओके, इसमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में। ऐसे ही जो है मतलब आर्बिट्री ऑर्बिट में के रिस्पेक्ट में भी बहुत बार काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। अब इसका हम फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। वैसे बहुत ईजी सा फार्मूला है, अगर आपको पता है भाई क्या वर्क हुआ, क्योंकि अब हमें वर्क से ही जो है अपना मतलब काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करनी है, क्योंकि हमें पता है वर्क ही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो F इज इक्वल टू एम है, हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे फोर्स का मतलब जो है फार्मूला, और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करनी है तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। सब बच्चों को इसके बारे में पता होगा। और S फाइंड कर लेंगे,
इसी तरह से हमने एस फाइंड कर लिया। अब हमें जैसा पता है कि भाई हम ये एक अजम्पशन लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली उसमें ये कंडीशन थी कि उसको हमने फेंका नहीं था, उसमें उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन फाइनल में उसके पास एक वेलोसिटी आ गई v। ठीक है, तो इनिशियल तो उसका हम कैंसिल कर देंगे और 2s इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। इसको हम इधर फॉर्मूले में रखेंगे एम ए के फॉर्मूले में, तो वी स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड वी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और एम ए आ जाएगा, तो इसलिए हम कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मतलब 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इसका एक रिलेशन बनता है, ये हमें देखना है, काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन बनता है। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो वी स्क्वायर। ओके, वी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका रिलेशन किस तरह बनेगा? फॉर एग्जांपल आपकी वेलोसिटी हो गई, सॉरी इन्वर्स नहीं है, डायरेक्टली क्या, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। फॉर एग्जांपल हमारी वेलोसिटी हो जाती है डबल, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिंपल सी बात है, आप उस डबल का स्क्वायर कर दो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम। अगर मैं कहता हूँ हमारी वेलोसिटी हो गई हाफ 1/2, तो आप उस हाफ का स्क्वायर करो तो 1/4 हो जाएगा, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट थोड़ा समझ के रखना, काइनेटिक एनर्जी का प्रोपोर्शनलिटी क्या है, वेलोसिटी से बी स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब आप उस पर स्क्वायर लोगे, ओके स्क्वायर। इसी के साथ एक और चीज़ जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो इसका मोमेंटम से क्या रिलेशन है, बहुत बार मोमेंटम के साथ भी फार्मूलाज दे देता है। ठीक है, तो मैं इधर फार्मूला लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर और जो है अपॉन 2m। ये फार्मूला है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये P2 नहीं लगेगा आपको, पी स्क्वायर लगना चाहिए ना, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो मतलब मोमेंटम से इसका डायरेक्ट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का। ओके, अब ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ? बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एक मास ऊपर ले लो और एक मास नीचे ले लो तो मैथमेटिक के हिसाब से ये करेक्ट है। मतलब ये एम स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2m हो जाएगा, एम एम वी का होल स्क्वायर। एम वी मतलब मोमेंटम और मोमेंटम का होल स्क्वायर मतलब मोमेंटम का स्क्वायर। मोमेंटम का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर अपॉन, नीचे हमने मास लिया था 2m, तो ये आपका के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m का फॉर्मूला बन सकता है। अब आता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो है बच्चों के दिमाग में बहुत रॉन्ग फीड किया जाता है, कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और यही बहुत बड़ी गलत बात है, और ये एक गलत फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का कि P इज इक्वल टू mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh हो सकता है, ये मैं आपको लिख देता हूँ इधर GPE के नीचे, बल्कि GPE भी लिख देता हूँ, GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको एक रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ये mgh के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखा था, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सॉरी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह आप पोटेंशियल एनर्जी का वर्टिकली में ले सकते हो कि चेंज इन, बल्कि मैं लिखता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू, मैं डेल लिख रहा हूँ डी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, डी पी ओके, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वर्क डन। तो ये इसका एक्चुअली फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, और वैसे इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का अलग होता है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का अलग होता है। पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स होती है। क्यों? आप पोटेंशियल एनर्जी को किस फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी ये नहीं है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, इफ अ वर्क डन अगेंस्ट अ बॉडी एंड द एनर्जी स्टोर्ड, मतलब हम किसी एक फोर्स या फील्ड
फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जाते हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप ज़मीन से कोई चीज़ ऊपर उठाते हो तो उस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगती है, उस पर एक नीचे की तरफ फील्ड लगती है, जिसकी वजह से हम एक अगेंस्ट वर्क डन करते हैं। नेगेटिव वर्क डन होता है आई नो, बट एक अगेंस्ट वर्क डन होता है जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। दैट्स वाई वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह आप एक रबड़ को खींचते हो, उसमें एक इलास्टिक फोर्स होती है, वो इलास्टिक फोर्स या फील्ड के अगेंस्ट आप वर्क डन करते हो जिसकी वजह से उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। दैट्स एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी जो किसी फोर्स के खिलाफ जाने की वजह से हम वर्क डन करें और वो वर्क डन इस एनर्जी में स्टोर होगा। ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी खुद ब खुद स्टोर नहीं हो जाती है, ऐसे अचानक से फॉर्म नहीं, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होती। हम कोई वर्क डन करते हैं, कोई एक पीछे सोर्स रहती है, कोई डिस्प्लेसमेंट होती है, कोई फोर्स होती है, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। ओके, ये केस मैंने आपको बताया था कि ये किस में लगेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। क्यों? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होती, इसलिए आपने फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुना होगा, नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुना होगा, इस तरह से एयर रेजिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स है तो इनका पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ग्रेविटेशनल सुना होगा, इलास्टिक सुना होगा, ये पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। तो उसका कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, और ये पोजीशन की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल ज़रूरी कोई है ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेके जाने के से ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, बल्कि आप रबड़ को पीछे की तरफ खींचते हो तो उसकी पोजीशन आप क्या हॉरिजॉन्टली चेंज कर रहे हो, लेकिन उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बहुत केसेस में हो सकती है एनर्जी स्टोर। ओके ओके, एक साथ एक कंसेप्ट में ये बता दूं, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, आपको वर्ड नया सुना होगा, आपकी बुक में भी नहीं है। ये ज़्यादातर बैटरीज में स्टोर होता है। आपकी बैटरी जो है ना, वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है। एक कंसेप्ट आता है कैपेसिटर और बैटरी का। कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर करता है और बच्चे समझते हैं बैटरी भी चार्ज को स्टोर करती है, बट बैटरी चार्ज को स्टोर नहीं करती। बैटरी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है, ओके, और चार्ज को स्टोर करता है कैपेसिटर। ओके, तो अब हम आ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर लेके जाता हूँ, ठीक है, एक हाइट पे लेके गया तो आपको पता भी है मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के लेके जाऊंगा। मुझे कोई भी चीज़ ज़मीन से लिफ्ट करनी है तो मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। मैं एक हाइट तक उसको लेके गया, उस हाइट तक मैं उसको लेके जाऊंगा, उस पर नीचे फोर्स लगी जा रही है, दैट्स अ एम जी। एक हाइट तक लेके गया, मतलब मैंने उस पर वर्क डन किया, फोर्स आपकी एम जी आ गई, वो नेगेटिव आएगी आई नो। और जो है आपने एक डिस्प्लेसमेंट कवर की, मतलब जो है कि ये y1 है, उसमें से आप y2 को माइनस कर दो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कवर। ओके, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये मेरे पास फार्मूला एक आ जाता है mgh। मतलब ये सिर्फ किसके लिए है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कभी भी फार्मूला नहीं हो सकता। ये जब एप्लीकेबल है जब आप वर्क डन करो किसके अगेंस्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, नॉट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप कहोगे ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड पे ही है, मतलब उस फील्ड के अगेंस्ट उसने कोई वर्क डन ही नहीं किया, तो एनर्जी क्या हुई? ज़ीरो। इसलिए आप जब भी हम ग्राउंड लेवल पे सपोज करते हैं तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो सपोज करते हैं। और अगर हमने किसी चीज़ को ऊपर हैंग कर रखा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। ओके, नाउ अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं एक हाइट पर लेके जाता हूँ, मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, लेकिन इसके अगेंस्ट एक नेगेटिव फोर्स लग रही होगी, वो वर्क मतलब जो है वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए हमारा वर्क डन भी नेगेटिव आता है। क्यों?